हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे टेकन फ्रॉम द क्लास 12 टेक्स्ट बुक रिटन बाय R.K. नारायण। दिस इज़ द टेक्स्ट बुक इंग्लिश युवक भारती क्लास 12। ये जो चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसे रीड करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम इसे लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी साथ के साथ हम देखते जाएंगे। ये जो चैप्टर है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। एक ये ज्योतिषी है, एक ये गुरु नायक है, और एक ज्योतिषी की वाइफ के बारे में बात होगी और एक ज्योतिषी की बेटी के बारे में बात होगी। मीन्स टोटल 4 लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। R.K. नारायण 1906 to 2001, मतलब 1906 से लेके 2001 के बीच के पीरियड की बात हो रही है। राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी वॉज वन ऑफ द बेस्ट नॉन नॉवेलिस्ट्स अमंग इंडियन इंग्लिश राइटर। R.K. नारायण जी हैं, ये इनकी फ़ोटो है। ये जो R.K. नारायण जी हैं, ये 1906 से लेके 2001 के बीच जो सबसे सुप्रसिद्ध, जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं उनमें से एक थे। वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट होते हैं उपन्यासकार, मतलब जो सबसे बेस्ट, तो बेस्ट मीन जो सबसे अच्छे, मतलब जो सबसे जाने माने नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, उनमें से ये एक थे इंग्लिश राइटर की। ही इज़ द ऑथर ऑफ 14 नॉवल, 5 volumes of short stories and a number of travelogues and has a collection of non-fiction to his credit। उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे, मतलब 14 तो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, लघु कथाओं के यानी कि शॉर्ट स्टोरीज के 5 खंड लिखे हैं, और कई यात्रा वृत्तांत, ट्रेवलॉग्स होते हैं यात्रा वृत्तांत, और उनके पास बहुत सारा गैर फिक्शन संग्रह भी है। नॉन फिक्शन मतलब गैर फिक्शन, यानी कि अकाल्पनिक लेखक, जिसमें ना जो विद्यमान लोग होते हैं उनके बारे में बात होती है, मतलब राइटिंग अबाउट रियल पीपल। वो राइटिंग जो रियल लोगों के बारे में है, दैट इज कॉल्ड नॉन फिक्शन। He also wrote his memoir My Days 1975, और उन्होंने अपना संस्मरण 1975 में माई डेज भी लिखा। संस्मरण का क्या नाम है? माई डेज। नारायण क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुड़ी। नारायण ने एक इमेजिनरी टाउन क्रिएट किया, उसका नाम था मालगुड़ी, मतलब एक काल्पनिक शहर का निर्माण किया। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, एक काल्पनिक शहर का निर्माण किया और उसका नाम क्या रखा? मालगुड़ी। वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन ए टिपिकल इंडियन सेटिंग लिव्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। और वो कैसा शहर था? मतलब नारायण ने जो मालगुड़ी के काल्पनिक शहर का निर्माण किया, और वहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया? वहाँ उन्होंने दिखाया कि आमतौर पर जो भारतीय सेटिंग में यथार्थवादी पात्र हैं, उनके साथ जो अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं होती हैं वो उनके बीच रहते हैं। His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life। उनकी कहानियाँ जो थी वो दयालु मानवतावाद पर आधारित है। His stories are characterized by a simple style and subtle humor। उनकी कहानियाँ विशेषता, सिंपल स्टाइल में सरल शैली, और सबटल ह्यूमर में सूक्ष्म हास्य। उनकी जो कहानियाँ हैं उनकी विशेषता क्या है? वो बहुत सरल शैली और सूक्ष्म हास्य से परिपूर्ण है। आप देखिएगा, अभी तो आपको नहीं पता, लेकिन पुराने ज़माने में टीवी पर एक सीरियल आता था मालगुड़ी डेज। आप उसे देखेंगे तो वो R.K. नारायण जी की कहानियों पर ही आधारित है। सीरियल का नाम ही है मालगुड़ी डेज। नारायण was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस एक नाम है, इसके द्वारा 1952 में 1952 में नारायण को अमेरिकी पाठकों से परिचित कराया गया। These include, और इनमें क्या क्या शामिल था? स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज़। और ये वो स्टोरीज थी जो उसमें शामिल थी, जैसे हम यहाँ पर हमारी बुक्स में पढ़ते हैं ना फॉरेन राइटर्स की स्टोरीज, इन द सेम वे R.K. नारायण जी की भी ये जो नाम लिए गए ये वहाँ पर भी यूज़ किए, मतलब चैप्टर्स में इंक्लूड किए गए। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, वेटिंग फॉर महात्मा, द गाइड एंड मैनी अदर बुक्स, और बहुत सारी और किताबें भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई और स्कूल सिलेबस में भी उनके चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया। हिज नॉवेल, उनका नॉवेल द गाइड वोन हिम द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1961, और उनका जो उपन्यास था जिसका नाम द गाइड था, उसने उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी ऑनर इन इंडिया, जो भारत में सबसे, कोवेटेड मीन्स प्रतिष्ठित, जो भारत में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। कोवेटेड मीन्स प्रतिष्ठित।
His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and simplicity, which is utterly charming and authentic. उनका लेखन जो है वो हास्य और अपमानजनक विडंबना से अलग है। अनऑफेंडिंग आयरनी मीन्स आयरनी ऐसे भी होता है जैसे ताना वगैरह होता है, निंदा किसी की करना, ताना। अनऑफेंडिंग मतलब अपमानजनक। तो उनकी जो लेखन है वो हास्य, हंसी मजाक और अपमानजनक विडंबना से एकदम अलग है। एक अद्वितीय भारतीयता और एक सादगी जो पूरी तरह से आकर्षण और प्रामाणिक है। चार्मिंग मतलब आकर्षण और ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक है उनका लेखन। नारायण टिपिकली पोर्ट्रेज द पिक्यूलियरिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द आयरनीज ऑफ इंडियन डेली लाइफ। नारायण क्या करते हैं, मानवीय रिश्तों की खासियत, पिक्यूलियरिटीज होती हैं खासियत, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मानवीय रिश्तों की जो खासियत है वो, एंड द आयरनीज ऑफ इंडियन डेली लाइफ और दैनिक जीवन की जो विडंबनाएं हैं ना उनको चित्रित करते हैं। आप मालगुडी डेज सीरियल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हिज स्टाइल इज़ ग्रेसफुल, उनका जो स्टाइल है, उनका जो तरीका है, जो शैली है वो बहुत सुंदर है। मार्क्ड बाय जीनियल ह्यूमर, एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी, उसमें हास्य, सामान्य हास्य, लालित्य और सरलता के चिन्ह हैं। ये आर.के. नारायण जी ने क्या क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या है उनके बारे में बताया गया है। और जो मेन हमारा चैप्टर है जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन, वो अब स्टार्ट होता है। तो चलिए उसे भी रीड करना शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ दूसरे ग्रुप में शेयर करें। और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए क्लास 10th, 11th, 12th, 9th इन सब के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए, हर साल होने वाले एग्जाम पेपर्स के लिए मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी। जब ऊपर ऐसे कॉमा लगा के एस लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफी एस, और इसका मतलब होता है का। एक ज्योतिषी का दिन। पंक्चुअली, पंक्चुअली का मतलब होता है समय का पाबंद, जो मतलब पंक्चुअल होता है, हर काम समय पे करता है। जैसे आपकी स्कूल की टाइम अगर 7:30 है तो आप 7:30 स्कूल पहुंच जाएं, न कि 8 बजे पहुंचे आपको रोज डांट पड़े। इस तरीके से पंक्चुअल होना यानी कि समय का पाबंद होना। पंक्चुअली एट मिड डे मतलब समय अनुसार हमेशा। एट मिड डे, मिड डे का मतलब होता है दिन का दोपहर, मिड मतलब बीच में, डे मतलब दिन, दिन के बीच में यानी कि दोपहर के समय। ही ओपनड, ओपनड का मतलब होता है खोला, हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट which consisted of a dozen of cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of palmyra writing। पहले मीनिंग देख लेते हैं। कौड़ी शेल्स क्या होते हैं, जो कौड़ी मिलती है ना मार्केट में उनको कौड़ीज बोलते हैं ना, जो लक्ष्मी पूजन में भी यूज़ होती हैं और मार्केट में मिलती हैं ओपन रोड्स पे, वो वाली कौड़ीज जो थी। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको स्पष्ट रूप से पढ़ा ना जा सके, समझा ना सके, वो होता है ऑब्सक्योर। मिस्टिक होता है मतलब एकदम गूढ़, मैजिकल। और पामायरा होते हैं जो पाम के पत्तों पर पुराने ज़माने में राइटिंग करी जाती थी ना, उसको पामायरा बोलते हैं। तो चलिए पहली लाइन का, इसको आगे मैंने 1 नंबर लिखा है यानी कि पहला पैराग्राफ इसे माना है। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग, एक दिन दोपहर को मतलब हमेशा दोपहर को उसने हमेशा की तरह अपना थैला खोला और अपने व्यापार के सारे सामान, प्रोफेशनल इक्विपमेंट होते हैं जो भी उसके व्यापार के सारे सामान थे जिनका मैंने अभी आपको बताया है ना, वो सारे अपने व्यापार के सारे औजार निकाल कर बाहर रख दिए। विच कंसिस्टेड, जिसमें क्या क्या था, 1 दर्जन सीपी थी, जो मैंने अभी आपको बताया ना कौड़ी सीपी, 1 दर्जन सीपी थी। रहस्यमय ढंग से बना हुआ एक कागज था, चार्ट था, चौकोर था, जो स्क्वायर होता है चौकोर मतलब रहस्यमय चौकोर, एक कपड़े का टुकड़ा था, एक नोटबुक थी, एंड ए बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग, और एक बंडल था जिसमें जो थी पामायरा राइटिंग यानी कि चरम पत्र पर मतलब पाम के पत्तों पर लिखी हुई जो राइटिंग्स थी वो थी। हिज फोरहेड होता है माथा, हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेड विद सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, उसका जो माथा था, ललाट था, वो क्या कर रहा था, रेस्प्लेंडेंट होता है मतलब बहुत तेजस्वी था, ब्राइट था, चमकीला था, इंप्रेसिव था। उनका जो माथा था वो बहुत तेजस्वी था। विद सैक्रेड ऐश, सैक्रेड ऐश यानी कि ऐश वैसे राख को बोलते हैं लेकिन राख नहीं, ये पवित्र विभूति से बोला गया है, जो विभूति माथे पे लगाई जाती है। आपने साउथ इंडियंस को देखा होगा, वो माथे पे सफ़ेद सफ़ेद टीका लगाते हैं और कई जगह पर विभूति लगाई जाती है माथे पर, सफ़ेद विभूति, सफ़ेद भस्म जो है। एंड वर्मिलियन, उसका जो माथा था वो सफ़ेद विभूति से और सिंदूर से जो था वो बहुत तेजस्वी दिख रहा था, चमक रहा था। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customer।
उनका जो मस्तक था वो पवित्र सिंदूर विभूति भस्म और सिंदूर से जो था वो कांतिमान था, और उनकी आंखों में तेज और असाधारण कांति थी, चमक थी, स्पार्कल्ड होती है चमक थी, शार्प और एबनॉर्मल मतलब असाधारण। उनकी आंखों में ग्लीम मतलब चमक, उनकी आंखें जो थी वो उनमें असाधारण कांति और चमक थी। और वास्तव में जो थी ये कैसी थी, ये ग्राहकों के लिए एक निरंतर खोजी आंख थी। मतलब ये हमेशा जो है जो वास्तव में अपने ग्राहकों की निरंतर खोज का परिणाम थी। मतलब वो हमेशा अपने कस्टमर्स को ढूंढती रहती थी। सर्चिंग मतलब ढूंढना। बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड। लेकिन उसके जो सिंपल क्लाइंट्स थे, जो भोले भाले लोग थे, उन्होंने उसको क्या समझा, उन्होंने समझा कि ये तो जो है प्रोफेटिक लाइट है, मतलब जो हमारा जो वो ज्योतिषी है, भविष्य वक्ता है। प्रोफेटिक लाइट मतलब ये तो भविष्य वक्ता वाली लाइट है। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उनको जो था इस मतलब बहुत उनके भोले भाले जो ग्राहक थे उसे उस लुक में मतलब भविष्यवाणी की प्रतिभा को वे महसूस कर सकते थे, और उनको जो था बहुत अच्छा लगता था, वे उसे भविष्य वक्ता मानते थे। The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed, as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. और उनके मतलब रंगे हुए माथे और गालों पर फैली घनी मूंछों के बीच उनकी जो आंखों की चमक थी वो और भी तेज लग रही थी। पेंटेड फोरहेड मैंने अभी बताया ना, रंगा हुआ माथा, एंड डार्क विस्कर्स और काली मूछे विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो उनके गालों पर से होती हुई नीचे फैली थी। मतलब उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। और ये देखिए ज्योतिषी का इसमें दिया गया है, ये देखिए ज्योतिषी के माथे पर सफ़ेद विभूति भस्म भी लगी हुई है, लाल सिंदूर का टीका भी लगा हुआ है, और उसकी जो ये मूछें हैं देखिए विस्कर्स, ये बिल्कुल नीचे तक आके उसके गालों पे फैली हुई हैं। ये देखिए ये किसका, ज्योतिषी का फेस दिखाया गया है इसमें। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पेंटेड फोरहेड के बीच में हैं, ये देखिए। तो वो कह रहे हैं कि उसकी जो आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें रंगे हुए माथे के बीच में, वो बिल्कुल अजीब अलग तरीके की है, गालों पर फैली हुई मूछें, और ये ऑरेंज कलर की उसने पगड़ी बांध रखी है। आगे इसका भी जिक्र होगा। ये देखिए उसका जो सिर है इसके चारों तरफ ऑरेंज कलर की टर्बन बंधी हुई है, जिसे पगड़ी बोलते हैं हिंदी में। एंड The stream down his cheek. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. कह रहे कि ऐसे में मतलब ऐसी जो उसने हाव भाव बना रखा था, गालों पर फैली हुई मूछें, माथे पर विभूति, सिंदूर, एकदम आंखों में तेज चमक। वो कह रहा है कि ये किसी बेशक किसी पागल की आंखों में भी इस तरह के मिश्रण से चमकीली होती। पागल बोले तो मतलब हाफ विट लिखा है ना, हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच ए। हाफ विट मतलब जो अर्ध बुद्धि होगा, मतलब एक अर्ध बुद्धि की आंखें भी ऐसी सेटिंग में मतलब चमकती थी। इन सब के प्रभाव को आगे देखिए, टू क्राउन द इफेक्ट, और इन सब के प्रभाव को ही वाउंड ए, मैंने अभी दिखाया ना आपको, ही वाउंड ए सेफ्रन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, और इन सब के प्रभाव को बढ़ा देती थी। उसने जो अपने सिर के चारों ओर जो केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी, सेफ्रन कलर टर्बन मतलब केसरिया रंग की भगवा कलर की जो पगड़ी उसने पहनी थी अपने सर के चारों तरफ, वो इन सबको और बढ़ा देती थी। सेफ्रन कलर टर्बन मतलब केसरिया रंग की जो पगड़ी थी, अराउंड हिज हेड अपने सर के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और यह रंग योजना कभी फीकी नहीं पड़ती थी। मतलब हमेशा वो ऑरेंज कलर की पगड़ी पहनते थे और माथे पे विभूति लगाते थे, सिंदूर का टीका लगाते थे। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहलिया, और लोग जो हैं उनकी ओर वैसे ही आकर्षित होते थे। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित होते थे, जैसे मधुमक्खियाँ, बीज होती हैं मधुमक्खियाँ, डहलिया और कॉस्मोस, कॉस्मोस ब्रह्मांड के फूलों को बोलते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ डहलिया या फिर कॉस्मोस के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. और वह हमेशा जो है टाउन हॉल पार्क की सड़क के किनारे अजीब तरह से फैले एक इमली के पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठा करता था। टॉबेरिन ट्री होता है इमली का पेड़। बोज ऑफ ए स्प्रेडिंग मतलब जो शाखाएं थी, बोज होती हैं जो टहनियाँ होती हैं, डाल शाखाएं, आप कुछ भी बोल सकते हो, टहनियाँ बोल सकते हो, डाल बोल सकते हो, शाखा बोल सकते हो, डालियाँ बोल सकते हो। कि ये कह रहा है कि वह जो टाउन हॉल पार्क की सड़क के किनारे जो इमली का पेड़ था वो बहुत अजीब तरह से फैला हुआ था, और उसी पेड़ की शाखाओं के नीचे वो ज्योतिषी जो था वो बैठा करता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, और ये जो जगह थी कई चीज़ें इस जगह को खास बनाती थी। मतलब ये एक बहुत ही ऐसी जगह थी जो कई सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी खास थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा पेज नंबर 2 एंड होने वाला है। इस सर्जिंग पेज नंबर 2 एंड हो गया है, अब पेज नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम
मॉर्निंग टिल नाइट। और ये मतलब एक जो ये नैरो रोड का मतलब होता है जो संकरी जो रोड थी, संकरी सड़क थी। कह रहे हैं कि इस संकरी सड़क पर सुबह से लेकर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता था। क्राउड मतलब क्राउड होती है भीड़, मतलब बहुत सारे लोग। इस संकरी सड़क पर सुबह से शाम तक हमेशा बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था, मतलब हमेशा भीड़ उमड़ी रहती थी इस सड़क पर। ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स होते हैं व्यापार। ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। और विभिन्न तरह के मतलब बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के जो व्यवसाय थे, जो उद्योग थे, वो संचालित होते थे। इसके मतलब जो रास्ता था वो संकरी रोड थे, उस रोड के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी विभिन्न प्रकार के जो उद्योग थे, जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, उद्योग व्यवसाय थे, वो संचालित होते थे। जैसे कि मेडिसिन सेलर्स, दवाई बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, लोहे चोरी का लोहा और कबाड़ के विक्रेता। स्टोलन होता है चोरी किया हुआ, सेलर्स होते हैं विक्रेता, मतलब चोरी के लोहे, और जंक होता है कबाड़ कचरा। लोहे के चोरी के लोहे और कबाड़ के जो विक्रेता थे वो मैजिशियंस होता है जादूगर, एंड अबव ऑल, और इन सबसे बढ़कर एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, एक सस्ते कपड़े का जो था नीलामी करता था, व्यापारी था। ऑक्शनर होता है जो नीलाम करता होता है, वो नीलामी करता है। हु क्रिएटेड इनफ टिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, और जिसने पूरे शहर को सड़कों पर मतलब पूरे शहर को चिल्ला चिल्ला के उसने आवाज़ें की। वो एक निमंत्रण करता था, मतलब जिसने पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए पूरे दिन पर्याप्त शोर मचाया। इनफ दिन होता है पर्याप्त शोर, मतलब उसने शहर भर को आकर्षित करने के पूरे दिन पर्याप्त शोर मचाया। नेक्स्ट टू हिम, उसके बाजू में कौन था? इन वॉसिफेरसनेस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। और शोर शराबे में ही, इन वॉसिफेरसनेस मतलब देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है बीइंग लाउड एंड नॉइजी, मतलब इसी शोर शराबे में, वॉसिफेरसनेस मीन्स इसी शोर शराबे में, केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड मूंगफली, ग्राउंडनट होती है मूंगफली। एक मतलब जो था विक्रेता आया, वो क्या करता था, उस शोर शराबे में उनके बगल में तली हुई मूंगफली का, फ्राइड ग्राउंडनट मीन्स तली हुई मूंगफली का एक विक्रेता आया। Who gave his wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next day Delhi almond, and on the third day Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him। मतलब उसके बगल में जो वो तली हुई मूंगफली बेचने का जो विक्रेता आया, उसने अपने सामान को हर दिन ही एक नया नाम दिया जो उसका उत्पाद था। और उत्पाद क्या था? तली हुई मूंगफलियाँ जो वो बेचता था, वो हर दिन अपने उत्पादों को अलग अलग मज़ेदार नाम देता था। जैसे कि किसी दिन वो उन्हें बॉम्बे आइसक्रीम कहता था, फिर दूसरे दिन वो उन्हें दिल्ली बादाम कहता था, और तीसरे दिन वो उससे क्या कहता था? राजा की विशेष दावत। ऐसे विभिन्न नामों से वो जो था उसे पुकारा करता था, और लोग उनके पास आते थे। पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, मतलब लोग उनके पास आते थे। फ्लॉक्ड का मतलब होता है झुंड बनाना भी होता है, मतलब घिरे रहते थे लोग, उसे घेरे रहते थे, मतलब इसी भीड़ में से बहुत सारे लोग जो थे एंड घेरे रहते थे। कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और इसी भीड़ में से काफ़ी लोग ज्योतिषी के साथ भी घूमते थे, मतलब ज्योतिषी के पास भी मंडराते थे, आते जाते थे। कई लोगों को कोई काम नहीं हुआ तो भी वो होता है ना, जानकारी लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कह रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे कंसिडरेबल पोर्शन मतलब बहुत सारे लोग जो थे, क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। डेलीड का मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेस्टेड टाइम जस्ट हैंगिंग अराउंड, मतलब इधर उधर भटक के घूम के ऐसे ही अपने समय को बर्बाद करते थे। तो इसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो ज्योतिषी के पास भी घूमा करते थे, उसके साथ भी घूमते थे, उसके पास भी आते थे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। हीप का मतलब होता है ढेर, और जो पड़ोस में जो मूंगफली के ढेर पर रखे एक चटकते दीपक की रोशनी से ही ज्योतिषी अपना काम करता था, मतलब ज्योतिषी के पास खुद की कोई लाइट नहीं थी। Half the enchantment of the place was due to the fact that it didn't have the benefit of municipal lighting। और इस जगह का जो आधा मतलब दुकानों की रोशनी से ये जो जगह थी, इसके पास जो थी वो एमसीडी की लाइट नहीं थी, मतलब यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की लाइट नहीं थी। जो म्यूनसिपैलिटी की एमसीडी की लाइट होती है ना पोल्स पे, वो लाइट नहीं थी। और जो इस जगह का आकर्षण था वो क्या था कि ये जो है म्यूनसिपल लाइट की वजह से नहीं चमकती थी, जो दुकान वालों ने अपनी लाइटें लगा रखी थी ना, वही एक आकर्षण का केंद्र, मतलब दुकान वालों की लाइटों से ही ये जगह पर रोशनी रहती थी। अब देखिए आगे उनके पास कितनी मज़ेदार लाइटें थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, और जो जगह थी वो दुकानदारों की लाइटों से चमकती थी। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, 1-2 के पास गैस की बत्तियां थी। कैसी बत्तियां थी? गैस की बत्तियां थी, और उनमें से फुसफुसाहट की आवाज़ आती थी। हिसिंग साउंड मतलब फुसफुसाहट की जो आवाज़ होती है वो आती थी। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन फोल्ड्स,
और कुछ के पास खंभों से लटकती हुई खुली मशालें थी। सम वर lit up by old cycle lamps, और कुछ के पास साइकिल के पुराने लैंप थे। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर, और एक दो व्यक्ति जो कि ज्योतिषी के जैसे थे, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, उन्होंने अपनी लाइटों के बिना ही काम चलाया। मतलब उनके पास अपना दिया नहीं था, अपनी लाइटें नहीं थी, उन्होंने उसके बिना ही काम चलाया। जैसे वो ज्योतिषी कैसे करता था, वो मूंगफली वाले के पास जो लाइटें जलती थी उससे अपना काम करता था। इट वॉज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट्स रेज एंड मूविंग शेडोज। बिविल्डरिंग का मतलब होता है, ये कैसा था, बिविल्डरिंग था मतलब विस्मयकारी था, बिविल्डरिंग मतलब विस्मयकारी। वहाँ प्रकाश और चलती हुई परछाइयों का अद्भुत खेल चल रहा था। मतलब क्रिस क्रॉस मतलब आड़ी तिरछी। देखो जो दियों की लाइटें थी उसमें जो लोग रोड पे चल रहे थे, आ रहे जा रहे थे, उन लोगों की परछाइयाँ जो थी वो लाइट की वजह से आड़ी तिरछी दिखाई दे रही थी। तो ये कह रहा है कि वहाँ पर जो है प्रकाश और चलती हुई परछाइयों का जो है अद्भुत खेल चल रहा था, आड़ी तिरछी परछाइयों का। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। हालांकि ज्योतिषी को इससे बहुत मदद मिलती थी, ये ज्योतिषी को बहुत सूट करता था। For the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, क्योंकि शुरुआत में मतलब बहुत ही साधारण था इसका कारण, इससे ज्योतिषी को मदद मिलती थी क्योंकि अपने जीवन के आरंभ में उसका ज्योतिषी बनने का कोई इरादा नहीं था। मतलब उस एस्ट्रोलॉजर ने स्टार्टिंग में, जैसे हर किसी का प्लान होता है ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं, वैसे ज्योतिषी का कोई प्लान नहीं था कि उसको जो है इंटेंटेड मतलब इरादा किया, लीस्ट मतलब बिल्कुल न के बराबर, मतलब उसका कोई इरादा ही नहीं था कि वो जो है एस्ट्रोलॉजर बनेगा, ज्योतिषी बनेगा, जब उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू others then he knew what was going to happen to himself next minute। और जब उसे ये भी नहीं पता था कि अगले 1 मिनट में उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है, जहाँ उसके जीवन में अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है उसको खुद ही नहीं पता था, तो दूसरों के जीवन में आगे क्या होने वाला है वो इसका अंदाजा कैसे लगाता। मतलब मेरे जीवन में अगले 1 मिनट में क्या होगा, ज्योतिषी को ये भी नहीं पता था, तो वो दूसरों के जीवन में क्या होने वाला है वो कैसे उसको पता चलता। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। वो स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, वो सितारों के लिए, स्टार्स होते हैं सितारे, मतलब यहाँ ग्रहों की सेंस में यूज़ किया गया है। वह सितारों से ग्रहों से उतना ही अपरिचित था जितना कि उसके भोले भाले कस्टमर्स। इनोसेंट होता है भोला भाला, कस्टमर मतलब ग्राहक, जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक थे उसी तरीके से उन्हीं की तरह से वो भी ग्रहों से, सितारों से अनभिज्ञ था, अपरिचित था। यट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन। फिर भी सभी उसकी बातों से प्रसन्न और चकित थे। मतलब वो जो बातें करता था वो सबको प्लीज करती थी, प्रसन्न करती थी, एंड एस्टोनिश्ड और चकित भी कर देती थी, आश्चर्यचकित भी कर देती थी हर किसी को। दैट वॉज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी। और यह किस वजह से होता था, क्योंकि उसने काफ़ी अध्ययन कर लिया था, प्रैक्टिस कर ली थी, इस चीज़ की अभ्यास कर लिया था। एंड श्यूड गैस वर्क, और उसका जो था चतुर अनुमान था। मतलब उसका जो वो जो सही उत्तर दे पाता था, जिसकी वजह से लोग प्रसन्न होते थे और आश्चर्यचकित भी होते थे। इसके पीछे का कारण था उसका अध्ययन, अभ्यास और चतुर अनुमान, जो कि उसको इतने वर्षों में हो गया था। ऑल द सेम it was as much as honest man's labor as any other and he deserved the wages he carried home at the end of the day। wages होती हैं मजदूरियाँ। ऑल द सेम और कुल मिलाकर मतलब वह जो कुछ भी दिन भर में कमाता था वह एक और किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही, मतलब जैसे कोई दूसरा ईमानदार व्यक्ति मेहनत करके कमाता है उसी तरीके से वो भी एक ईमानदार व्यक्ति की तरह, लेबर होती है मेहनत करता था। और दिन के अंत में जो कुछ भी मजदूरी, वेजेस होती है मजदूरी, जो कुछ भी वह लेके जाता था अपने साथ घर, वह उसकी मेहनत का फल था। मतलब ये कह रहा है कि ज्योतिषी जो कुछ भी दिन के अंत में लेके जाता था वो उसकी मेहनत, उसके ज्ञान, उसके चतुर अनुमान का वर्क था, वो उसे डिजर्व करता था, यानी कि वह उसका हकदार था जो कुछ भी वह अपने घर लेकर जाता था दिन भर में। He had paragraph 3 he had left his village without any previous thought। और उसने बिना किसी भी पहले विचार के अपना जो था गांव जो था छोड़ दिया। मतलब पहले से उसकी प्लानिंग नहीं थी कि मैं अपना गांव छोड़ दूंगा, उस शहर में जाके बसूंगा और वहां जाकर फिर मैं ये वाला रोजगार करूंगा, ऐसी ज्योतिषी की कोई प्लानिंग नहीं थी। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स।
मतलब ज्योतिषी ने जो था बिना किसी निश्चित विचार या योजना के अपना गांव छोड़ दिया था। और अब ज्योतिषी कह रहा है कि यदि वह वहां रहता, मतलब अगर वो गांव में ही रहता, कंटिन्यूड मतलब वहीं पर रह रहा होता, वहीं पर लगातार रहता, तो वह अपने पूर्वजों का काम करता। ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ द हिज फोर फादर्स। फोर फादर्स होते हैं पूर्वज, जैसे दादा परदादा। मतलब वो कह रहा है कि जो उसके पूर्वजों का काम था, जो पहले लोगों का, उसके घर के पूर्वजों का काम था, वो वही करता रहता। अब आगे वो बताएगा क्या काम, जैसे कि namely tilling the land, living, marrying and ripening is in his cornfield and ancestral home। यानी कि वो खेती बाड़ी करता रहता। टिलिंग द लैंड मतलब खेती बाड़ी करता रहता, खेतों में हल चलाता। लिविंग रह रहा होता, गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा होता। मैरिंग शादी करता। एंड राइपेनिंग और अपने मक्का के खेत और पुश्तैनी घर में, ये एंसेस्ट्रल होम होता है, पुश्तैनी घर, दादा दादी वाला घर जो होता है, और जो खानदानी घर होता है जिसमें बरसों से लोग उसके रह रहे होते हैं। वो कह रहा है विवाह करता, मक्का का खेत और उसी पुश्तैनी घर में रहकर वो बूढ़ा हो जाता। राइपेनिंग मीन्स बूढ़ा हो जाता, परिपक्व हो जाता उसी घर में। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन वह नहीं होने के लिए था, मतलब उसको बूढ़ा नहीं होना था उस घर में। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, और उसे हैड टू मतलब कंपल्शन, दबाव, उसको वो घर छोड़ना पड़ा। विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए उसको घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वो आराम नहीं कर सका, रुक नहीं सका, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स। और वो मतलब तब तक इंतजार नहीं कर सकता था कि जब तक कि अपने गांव को सैकड़ों मील पीछे नहीं छोड़ देता। मतलब वो लगातार चलता जब तक कि उसका गांव जो था सैकड़ों मील पीछे नहीं छूट गया। टू ए विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट इज़ ए ग्रेट डील एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन। और एक गांव वाले के लिए ये कैसा था, एक ग्रामीण के लिए इतनी दूरी तय करना जो था वो समुद्र पार करने जैसा था। एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, जैसे कि समुद्र पार, ओशियन होता है समुद्र, मतलब उस गांव वाले ने इतनी दूरी पार की थी जैसे कि उसके लिए ये समुद्र पार करना जैसा था। He had a working analysis of mankind's troubles। उसके पास मानव जाति, मैनकाइंड्स ट्रबल जो होती है मानव जाति की परेशानियाँ, उसके पास मानव जाति की परेशानियों का एक कार्यशील विश्लेषण था। वर्किंग एनालिसिस मतलब कार्यशील विश्लेषण था। और मानवीय जीवन की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइप, जैसे कि मानव संबंधों की जो उलझनें थी, पेचीदगियाँ, वो सब लंबे और वो थी पेचीदगियाँ थी। लेकिन टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज मतलब मानवीय संबंधों की जो पेचीदगियाँ थी, वो शादी विवाह और पैसा, मतलब यही सब जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और लंबे अभ्यास ने उनकी धारणा को तेज और गहरा कर दिया था, मतलब उसको काफ़ी अनुभव हो गया था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, और 5 मिनट के भीतर ही, मतलब 5 मिनट में ही वो समझ गया कि क्या हो रहा था, क्या दिक्कत थी, क्या गलत था। ही चार्ज 3 पाइज, पेज नंबर 3 एंड हो गया है, अब हम पेज नंबर 4 पे चलते हैं। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, उसने हर क्वेश्चन के लिए जो था वो हर सवाल के जवाब के लिए, यानी कि लोग जो उसके पास सवाल पूछने के लिए आते थे वो उस हर सवाल के लिए कितने पैसे चार्ज करता था, 3 पैसे चार्ज करता था। He never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes। और वो अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था, मतलब उसने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला, वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला जो व्यक्ति था जो उसके पास पूछने के लिए आता था अपने बारे में कुछ भी, वो 10 मिनट तक ना बोल देता था। मतलब 10 मिनट तक वो सामने वाले को बोलने देता था ताकि उसको आइडिया लग जाए, उसके जीवन की बहुत सारी बातें पता चल जाए और उसके लिए आंसर करना बहुत आसान हो जाए। which provided him enough stuff for a dozen answers and advices, और जिससे उसे पर्याप्त समय मिल जाता था कि वो दर्जन भर आंसर दे सकता था और सलाह दे सकता था। मतलब दर्जनों जवाब और ढेरों सलाह देने के लिए उसको समय मिल जाता था, क्योंकि सामने वाला पूरा बढ़ करके सारी बातें अपने बारे में बता देता था। When he told the person before him gazing at his palm, जब वह दूसरे व्यक्ति की हथेली को देखता था, मतलब गेजिंग होता है एक टकटकी लगा के देखना, जब वो अपने सामने वाले व्यक्ति की जो आता था पूछने के लिए, उसकी पाम होती है हथेली, उसकी हथेली को देखता था और कहता था इन मैनी वेज, कई मामलों में, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, तो कई मामलों में आप उतने सफल नहीं हैं जितना आप अपने प्रयासों की तुलना में चाहते हैं। मतलब वो कहता था कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, प्रयास तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको उसका उतना फल नहीं मिल रहा।
9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम। 10 में से 9 व्यक्ति जो है, कम से कम 9 व्यक्ति उससे सहमत हो जाते थे। मतलब क्योंकि हर कोई को वो यही कहता था कि भाई आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, आपको तरक्की नहीं मिल रही। तो 10 में से 9 व्यक्ति जो थे वो उसके साथ एग्री कर जाते थे। और ही क्वेश्चन, और वो प्रश्न करता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। उसके बाद वो पूछता है, कहता है कि क्या आपके परिवार में कोई महिला है, शायद दूर की रिश्तेदार भी हो, जो आपके प्रति आपके साथ अच्छे व्यवहार से नहीं रहती है, मतलब आपके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है उसका, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। टुवर्ड्स यू मतलब आपकी तरफ, वेल डिस्पोज टू यू टुवर्ड्स यू मतलब आपके साथ अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं करती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और उसने चरित्र का भी विश्लेषण दिया। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यूटी और नेचर, वो कहता है कि आपकी जो अधिकांश परेशानियां हैं वो आपके स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न, आप शनि के साथ जो है, मतलब जब शनि, बेशक वो कह रहा है कि जब शनि इस स्थान पर है तो आप ऐसे कैसे हो सकते हो। यू हैव एन इम्पेटस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर, वो कह रहा है कि आपका जो नेचर है, जो इम्पेटस नेचर है आपका, इम्पेटस होता है उतावला, तीव्र, भावनाशील, उतावला, तीव्र, भावनाशील, इम्पेटस मतलब वो कह रहा है कि आपका जो स्वभाव है, मतलब आप बहुत तेज तर्रार हैं, और आपका जो बाहरी हिस्सा है, मतलब बाहर से आप बड़े उग्र दिखते हैं, मतलब कठोर दिखते हैं। और ऐसा क्या होता है, दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, और ये लोगों के दिल को छू जाती थी, मतलब लोग बड़े खुश हो जाते थे। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ ए फोरबिडिंग एक्सटीरियर, क्योंकि हम में से जो माइल्डेस्ट मतलब कोमल, हम में से जो सबसे कोमल लोग हैं वो भी ये कल्पना करना पसंद करते हैं कि हम बाहर से सख्त दिखते हैं। तो वो लोगों को यही कहता था कि आप जो हैं बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत कोमल हैं, लेकिन अंदर से आप बाहर से कैसे दिखते हैं, बहुत उग्र, बहुत कठोर, मतलब बहुत ही आप सख्त दिखते हैं बाहर से। पैराग्राफ नंबर 5, द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, जो मूंगफली वाला विक्रेता था, जो तली हुई मूंगफलियां बेचता था, उसने क्या किया, आग बुझाई और घर जाने के लिए उठा। ब्लू आउट जो है, ब्लो की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है ब्लू आउट, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लू आउट मीन्स बुझा दिया, हिज फ्लेयर मतलब जो उसका दिया था, जो आग थी जो जल रही थी उसको बुझाया। एंड रोज, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए उठा। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, और ये एस्ट्रोलॉजर के लिए भी, जो ज्योतिषी था उसके लिए भी एक संकेत था कि वो भी अपने सामान को बांधे और घर जाए, क्योंकि जो ज्योतिषी था वो किसकी लाइट के ऊपर काम करता था, मूंगफली वाले के लिए, मूंगफली वाले की लाइट को देखकर। तो ये कह रहा है कि ये ज्योतिषी के लिए भी अपनी आस्तीनें चढ़ाने का संकेत था, क्योंकि उसको भी अब घर जाना था। Since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before, क्योंकि जो मतलब पूरे में अंधेरा हो जाता और उसके सामने जमीन पर कहीं से आ रही हरी बत्ती को छोड़कर उसे अब अंधेरे में बैठना पड़ता। एक छोटी सी ग्रीन लाइट जो आ रही थी, फॉर ए लिटिल शाफ्ट मतलब एक शाफ्ट थी, वहां से एक छोटी सी ग्रीन लाइट आ रही थी, विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर, कहीं से जमीन पर। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting the bank into his bag when the green shaft of light was blotted out. और उसने अपनी कौड़ी शेल्स को पैक किया और पैराफर्नेलिया मतलब उसका जो सामान वामान था, जो सामान सुमान था, उन सबको उठाया और बैग में रखा। हरी बत्ती भी गायब हो गई, मतलब जब तक उसने अपना सामान उठाया वो जो ग्रीन शाफ्ट में से छोटी सी हरी लाइट आ रही थी वो भी ब्लोटेड आउट हो गई, वो भी बुझ गई। He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा और अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ पाया, मतलब एक आदमी उसके सामने खड़ा था। He sensed a possible client had said, "You look so careful." उसने महसूस किया कि एक संभावित ग्राहक हो सकता है और उसने कहा तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। Careworn means घबराया हुआ। It will do you good to sit down for a while and chat with me. अब ज्योतिषी उस आदमी से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझसे कुछ बातें करो तो तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। Chat with him me मतलब मुझसे बात करो। The other grumbled some reply vaguely. और जो दूसरा आदमी था वो कुछ है ना बुदबुदाया, उसने जो था कुछ बोला, मतलब वेगली मतलब होता है मतलब थोड़ा अनिश्चित रूप से, मतलब थोड़ा सा वो बुदबुदाया अनिश्चित रूप से, कुछ मतलब ज्योतिषी को निश्चित समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बुदबुदाया। The astrologer passed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?"
ज्योतिषी ने अपना भाषण फिर से शुरू किया। फिर ज्योतिषी के मुंह पर अपनी हथेली लाकर उसने कहा, आप अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हैं? मतलब अपना भाषण शुरू करने से मतलब है ज्योतिषी ने उसे इन्विटेशन दिया, क्योंकि उसे तो वो संभावित ग्राहक लग रहा था कि भाई ये आया है तो ये अब कुछ काम करवाएगा और मुझे कुछ 2 पैसे की कमाई हो जाएगी। और दूसरे वाले ने क्या किया, थर्स्ट मतलब जोर से अपनी हथेली जो थी उसकी नाक के एकदम पास ले आया और उसे बोलता है ज्योतिषी को, तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो? The astrologer जो था felt challenged and said tilting the other palm towards the green shaft of light। और जो ज्योतिषी था उसने क्या किया, उसने उसे एक चुनौती समझा और इसलिए उसने उसकी हथेली को जो था उसने क्या किया, टिल्टिंग होता है झुकाते हैं ना ऐसे, वो दी अदर्स पाम दूसरे आदमी की हथेली को उसने ग्रीन शाफ्ट से जो लाइट आ रही थी उसकी तरफ झुकाते हुए उसने कहा, योर्स इज ए नेचर, आपका स्वभाव। ओ स्टॉप दैट। अब वो दूसरा आदमी जो आया था उसके पास वो कहता है वो सब बंद करो। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे जो है कुछ काम की बात बताओ। अवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, और हमारा दोस्त जो था उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। आई चार्ज ओनली 3 पाइल्स पर क्वेश्चन एंड वट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। ज्योतिषी कहता है मैं प्रति प्रश्न के केवल 3 पैसे लेता हूँ और आपको अपने पैसे के लिए जो मिलता है वो पर्याप्त से अधिक है। मतलब वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 3 आने चार्ज करता हूँ, 3 पैसे लेता हूँ हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, और उसके बदले में आपको जो बताता हूँ वो आपके लिए काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है। एट दिस द अदर विदड्रू हिज आर्म, इस पर दूसरे व्यक्ति ने अपनी आर्म निकाली, मतलब अपना हाथ निकाला। एंड टुक आउट एन आना, और एक आना निकाला हाथ में। एंड फ्लंज इट टू हिम सेइंग, और उसे उसकी तरफ उछाला। फ्लंज होता है उछाला, दिया मतलब उसकी तरफ दिया, हाथ आगे बढ़ाया, हाथ बढ़ाना। उसने उस एक आने को क्या किया, ज्योतिषी की तरफ बढ़ाया। सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, और उसने कहा कि मतलब मुझे तुमसे मतलब कुछ प्रश्न पूछने हैं। जो सिक्का निकाला था वो निकाल कर। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, और अगर मैं ये सिद्ध कर दूँ यू आर ब्लफिंग कि तुम धोखा दे रहे हो। ब्लफिंग का मतलब होता है धोखा देना। वो कह रहा है कि अगर मैं ये सिद्ध कर दूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुम उस आने को है ना, ज्योतिषी को वो कह रहा है कि मैं जो आना तुझे दूंगा तो फिर तू ब्याज सहित उसे मेरे को वापस करेगा, अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि तू झूठ बोल रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। अब ज्योतिषी तुरंत बोलता है उसे कि लेकिन अगर मेरे आंसर्स जो हैं, मेरे जवाब तुम्हें सेटिस्फैक्ट्री लगे, मतलब संतोषजनक लगे, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? अब वो कहता है नो। और विल यू गिव मी 8 आनास, और या फिर क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइडेड, बशर्ते, यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, बशर्ते तुम मुझे दुगना दो अगर तुम गलत हो। रॉन्ग मीन्स गलत। सेड दी स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा कि मैं दे दूंगा लेकिन बशर्ते तुम मुझे दुगना दोगे अगर तुमने गलत आंसर दिया। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, और कुछ देर थोड़ी बहस के बाद इस समझौते को, पैक्ट होता है समझौता, इस समझौते को जो था स्वीकार कर लिया गया। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल आर्ग्यूमेंट, कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद, कुछ बहस के बाद इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप, पेज नंबर 4 एंड हो गया, पेज नंबर 5 पे चलते हैं। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट ए चिरूट, चिरूट होता है शिगार जो होता है ना, उसको चिरूट बोलते हैं। फिर क्या किया, ज्योतिषी ने ऊपर भगवान से प्रार्थना की, मतलब एक प्रेयर की भगवान की तरफ, और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपना जो था सिगार जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, और ज्योतिषी ने माचिस की रोशनी में उसके चेहरे की एक झलक देखी। ग्लिम्स होती है झलक देखना, कॉट ए ग्लिम्स मतलब एक झलक देखी, ऑफ हिज फेस उसके चेहरे की, बाय द मैच लाइट, यानी कि मैच लाइट होती है, मैच बॉक्स होता है ना माचिस की डिब्बी, मैच लाइट मतलब माचिस की रोशनी में। ज्योतिषी ने माचिस की रोशनी में उसके चेहरे की एक झलक देखी। देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड्स, जुत्का ड्राइवर्स सोर एट देयर हॉर्सेस एंड द बैबल्स ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द रोड। और उसको देखने के बाद ज्योतिषी जो था वो हाँफने लगा, और सड़क के एक तरफ जो है गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे, बग्गियों ने अपने घोड़ों को दौड़ाया, मतलब जुत्का जो होती है वो हॉर्स ड्राइवन कार्ट होती है, मतलब घोड़ा गाड़ी जो होती है वो, उन्होंने अपने घोड़ों को दौड़ाया। और जो गुजरने वाली भीड़ थी उसके शोर ने पार्क किया जो और अर्ध अंधेरा था, सेमी डार्कनेस मतलब जो थी अर्ध अंधेरा आधा अंधेरा था, उसमें इजाफा किया। दी अदर सेट डाउन, जो दूसरा व्यक्ति था वो बैठ गया, सकिंग हिज चिरूट, और उसने अपना सिगार पिया, पफिंग आउट, सेट देयर रुथलेसली, और वो उदास होकर बैठ गया और उसने जो था अपना सिगार पिया।
द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, और जो ज्योतिषी था वो बड़ा मतलब बेचैनी हुई उसको, वो मतलब बहुत बेचैन सा था, परेशान था। अनकंफर्टेबल मतलब बेचैन था, परेशान था। हियर टेक योर आना बैक, ये लो अपना आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मुझे ऐसी चुनौतियों की आदत नहीं है। मतलब ज्योतिषी घबराया हुआ था, वो क्यों घबराया हुआ था अभी आपको आगे पता चलेगा। और घबराहट में ज्योतिषी से कहता है ये लो तुम्हारा आना वापस लो, मुझे ऐसी चुनौतियों की आदत नहीं है। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, और मुझे पहले ही आज देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और उसने क्या किया, वो उस आदमी ने मतलब उसने कहा मुझे आज पहले ही देर हो गई है, और वो अपने सामान को जो था बांधने लगा। दी अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने उसकी रिस्ट होती है कलाई, ये वाला जो पोर्शन होता है ना जहाँ पर घड़ी पहनते हैं, इसको रिस्ट बोलते हैं। लेकिन जो दूसरे वाला व्यक्ति था उसने उसकी जो थी एस्ट्रोलॉजर की क्या करी, कलाई पकड़ी, एंड सेड, और कहा यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब इससे बच नहीं सकते हो। मतलब वो कहता है कि तूने जो मेरे साथ चैलेंज एक्सेप्ट किया था तू अब उससे बच नहीं सकता। यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, बोला जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुमने मुझे खींचकर अंदर ले लिया, यानी कि तुमने मुझे अंदर खींच लिया। ड्रैग्ड मी इन मतलब अंदर खींच लिया, घसीट लिया, वाइल आई वॉज पासिंग जबकि मैं यहाँ से गुजर रहा था। The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वो शिवर्ड होता है कांपना, शिवरिंग की शिवर से शिवर्ड बना है, वो जो था कांप गया, उसकी ग्रिप होती है पकड़, एंड हिज वॉइस शुक, और उसकी आवाज़ जो थी लड़खड़ा गई। मतलब ज्योतिषी उसकी पकड़ में कांपने लगा, उसकी आवाज़ फट गई, एंड बिकेम फेंट, और मूर्छित जैसी हो गई। लीव मी टुडे, और मुझे आज छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, अब ज्योतिषी उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे आज छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। दी अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसके चेहरे में ही अपनी हथेली घुसा दी, मतलब एकदम चेहरे के पास अपनी हथेली लाकर बोला, कहा चैलेंज इज चैलेंज, कि चुनौती तो चुनौती है, गो ऑन मतलब बताना शुरू करो। The astrologer proceeded with his throat drying up, there is this woman, और जो ज्योतिषी था उसने सूखे गले के साथ बोलना शुरू किया और कहा एक महिला है, there is a woman, एक महिला। स्टॉप सेट दी अदर, लेकिन इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, मतलब जो अजनबी था जो पूछने के लिए आया था, उसने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे वो सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे मेरी जो मतलब जो वो खोज कर रहा था जिस चीज़ की, वो कह रहा है कि क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा और जाऊंगा। आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉज ऑल योर कॉइन्स, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम इसका उत्तर नहीं दोगे कि मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं, और वरना तुम मुझे अपने सारे पैसे दे दो। डिसगॉज ऑल योर कॉइन्स, वो कहता है वरना तुम्हारे पास जितने भी, अगर तुम्हें जाना है बिना जवाब दिए, तो तुम्हारे पास जितने भी कॉइन है वो सारे कॉइन्स जो हैं मुझे दे दो और तुम जाओ यहाँ से। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड, इनकैंटेशंस होता है कुछ मैजिकल वर्ड्स, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, पहले डिस्गॉर्ज कर देखिए। डिस्गॉर्ज होता है यील्ड, सरेंडर, मतलब सब कुछ दे देना और दबाव में सब कुछ दे देना। और इनकैंटेशंस होता है सपोजिटरी मैजिकल वर्ड, मतलब कुछ जैसे मंत्र टाइप होता है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स जो थे वो ज्योतिषी ने ऊपर मतलब आसमान की तरफ बोला, मटर्ड कहा। ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, ठीक है मैं बताऊंगा, बट विल यू गिव मी ए रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे जो कुछ भी मैं बताऊंगा अगर वो सही हुआ तो। अदरवाइज अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगा, एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, ज्योतिषी कहता है वरना मैं कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं और तुम्हें जो करना है करो, मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगा। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग होती है सौदेबाजी, काफ़ी संघर्ष के बाद, हैगलिंग होती है बार्गेनिंग, सौदेबाजी, काफ़ी संघर्ष के बाद, मतलब अच्छी खासी संघर्ष के बाद जो थे वे दोनों जो थे इस डील के लिए सहमत हो गए, मतलब वे दोनों मान गए। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मरने के, ज्योतिषी ने कहा तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? ओह टेल मी मोर, हाँ ओ मुझे और बताओ। ए नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एक बार आपके शरीर में चाकू फंस गया था, ज्योतिषी ने कहा। गुड फेलो, अच्छे साथी। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार वॉट हेल्स, और उसने अपनी छाती के पर से कपड़े हटाए ये दिखाने के लिए, वो घाव, स्कार होता है घाव, वो घाव दिखाने के लिए उसने अपनी जो छाती थी उस पर से कपड़े हटाए। वॉट एल्स, और क्या, मतलब ज्योतिषी उसे बताना शुरू करता है। बहुत सारी सौदेबाजी के बाद ये तय होता है कि वो उसे 1 रुपया देगा। फिर ज्योतिषी उसे बताने के लिए बताता है कि तुम्हारी छाती में एक बार चाकू मार दिया गया था और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और जो सामने वाला था वो कहता है
हाँ मतलब उसको सच लगता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था और वो अपनी छाती पे से कपड़े हटाता है, वो घाव, वो जख्म दिखाने के लिए, मतलब वो निशान दिखाने के लिए, स्कार जो उसको चोट लगी थी उसका निशान दिखाने के लिए। व्हाट एल्स, और क्या। पेज नंबर 5 एंड हो गया, पेज नंबर 6 की तरफ चलते हैं, लास्ट पेज है ये। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड। और फिर तुम्हें जो था पास के कुएं में धक्का दे दिया गया था, मतलब वो कहता है कि तुम्हारे को चाकू वाकू मार के और पास के कुएं में जो है धकेल दिया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एंड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. और जो दूसरा व्यक्ति था वो कहता है कि अगर कोई राहगीर कुएं, पीप इंटू होता है झांकना, वो कह रहा है कि अगर कोई राहगीर जो होता है, पासरबाई होता है राहगीर, जो गुजरने वाले लोग थे उधर से, वो कह रहा है कि अगर कोई राहगीर कुएं में नहीं झांका होता तो मुझे मर जाना चाहिए था। मतलब वो कह रहा है कि अगर कोई देखता ही नहीं कि कुएं में कोई आदमी, वो झांकता ही नहीं कुएं में, तो वो देखता ही नहीं कि कोई आदमी कुएं में मतलब पड़ा है और वो मुझे बचाता भी नहीं। उस आदमी ने ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, मतलब आदमी ने भावुक होते हुए कहा, व्हेन शैल आई गेट एट हिम। अब वो कह रहा है कि भाई मैं अपना जो है बदला वो कब ले पाऊंगा उसके साथ। ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को बांधते हुए, मुट्ठी भींच ली उसने, मतलब उसने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए वो कहता है, ज्योतिष से पूछता है कि भाई मैं अपना बदला कब ले पाऊंगा, उसने तो मुझे चाकू मार के कुएं में फेंक दिया था मरने के लिए। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में, मतलब अगले जन्म में। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, अब ज्योतिषी उसको कहता है कि भाई तू अगले जन्म में उससे बदला ले पाएगा, इस जन्म में नहीं। ही डाइड 4 months ago इन ए फार ऑफ टाउन, वो तो 4 महीने पहले ही एक दूर के गाँव में मर गया। फार ऑफ टाउन मीन्स दूर के गाँव में। You will never see any more of him, अब तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। The other groaned on hearing it, the astrologer proceeded, और जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो ये सुनकर चौंक गया और ज्योतिषी ने कहना जो था वो जारी रखा। गुरु नायक, वो जो दूसरा व्यक्ति है ज्योतिषी के साथ बैठा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गुरु नायक। यू नो माई, अब वो आश्चर्यचकित हो गए, वो कहता है यू नो माई, आपको मेरा नाम भी पता है? The other sat taken aback, मतलब चौंकते हुए जो दूसरा व्यक्ति है उसने कहा अच्छा आपको मेरा नाम भी मालूम है। वो हैरान था कि भाई ज्योतिषी को तो उसका नाम भी मालूम है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, अब ज्योतिषी कहता है कि गुरु नायक मुझे मैं और भी बहुत सारी बातें जो है वो ध्यान से, वो बहुत सारी बातें जानता हूँ। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से टू यू, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, आपका जो गांव है वो उसे कहता है कि तुम्हारा गांव इस शहर के उत्तर में 2 दिन की यात्रा पर है, मतलब तुम्हारे गांव जाने में 2 दिन लगते हैं। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गोन, अगली गाड़ी पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि अगर तुम अपने घर से बाहर कदम रखते हो तो फिर एक बार तुम्हारे जीवन को खतरा है, मतलब तुम्हारा जीवन जो है खतरे में है। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मतलब मैं फिर से तुम्हारे जीवन में खतरा देखता हूँ। He took out a pinch of sacred ash and held it to him, उसने अपने जो उसका थैला था, जो कुछ भी सामान था, उसमें से एक चुटकी जो थी पवित्र राख यानी कि पवित्र विभूति जो थी, भस्म जो थी, वो निकाली और उसे उसकी तरफ दिया, यानी कि उसको दिया। और अब उसको क्या बोलता है ज्योतिषी, सुनिए। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसे अपने माथे पर, अपने मस्तक पर लगा लो और सीधे जो है तुम इस विभूति को लगाकर अपने घर जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, उसने गुरु नायक को बोला कि भाई ये विभूति जो है, पवित्र विभूति, तू इस चुटकी भर विभूति को अपने माथे पर लगा ले और सीधे घर चला जा। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100, और दोबारा कभी दक्षिण की यात्रा मत करना, तुम 100 साल तक जियोगे। वाई शुड आई, पैराग्राफ 9, वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं दोबारा, मतलब मुझे दोबारा घर क्यों छोड़ना चाहिए? वो कह रहा है कि मैं फिर से घर क्यों छोड़ूंगा। दी अदर सेड रिस्पेक्टिवली, दूसरे ने सोच समझकर उत्तर दिया। आई वॉज ऑलवेज गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, वो कह रहा है मैं तो अक्सर उसकी तलाश करने के लिए घर से बाहर जाता था और वो मुझे मिलता तो मैं उसे मार डालता था। मतलब जब उसने उसको कहा ना तुम अपने घर चले जाओ, तो वो कह रहा है और दोबारा घर मत छोड़ना, तो वो कह रहा है कि भाई मैं घर दोबारा क्यों छोड़ूंगा, मैं तो घर छोड़ता है इसलिए था कि उसको पकड़ सकूं और वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार सकूं। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, और उसने अफसोस के साथ जो था अपना सिर हिलाया।
ही हैड एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथ से बच गया। एस्केप्ड मतलब बच गया। वो कहता है, गुरु नायक कहता है कि वो मेरे हाथों से जो था बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड ही डिजर्व, लेकिन चलो कम से कम वह मर तो गया जिसके वो योग्य था। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ। ही वॉज क्रस्ड अंडर ए लॉरी, वो एक लॉरी के नीचे कुचल गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और यह सुनकर जो दूसरा व्यक्ति था वो ग्रेटिफाई हो गया, खुश हो गया। ग्रेटिफाइड मीन्स प्लीज्ड, सेटिस्फाई। वो यह सुनकर खुश हो गया, संतुष्ट हो गया कि चलो भाई वो जो था वो मर तो गया कम से कम लॉरी के नीचे कुचलकर। द प्लेस वर डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट दैम इनटू हिज बैग। और अब जो था, जब ज्योतिषी अपनी सामग्री इकट्ठी करके अपने थैले में रखी, तब तक वह पूरा का पूरा स्थान जो था वो सुनसान हो चुका था। डिजर्टेड मतलब डेजर्ट बन चुका था, सुनसान बन चुका था। दी ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गोन, और जो हरी रोशनी आ रही थी, उसकी जो चमक थी वो भी गायब हो चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, और उस जगह पर अब पूरा अंधेरा हो गया था। एंड साइलेंस, और पूरी की पूरी चुप्पी और शांति हो गई थी। दी स्ट्रेंजर हैड गोन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और वो अनजान व्यक्ति भी मुट्ठी भर सिक्के ज्योतिषी को देकर अनजान अंधेरे में निकल गया था, गायब हो गया था, चला गया था। इट वॉज नियरली मिड लाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, और ये आधी रात हो चुकी थी जब ज्योतिषी घर पहुंचा, तो आधी रात हो चुकी थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उसकी जो पत्नी थी वो घर के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी, और उसने उससे स्पष्टीकरण मांगा। एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण मांगा कि भाई इतनी देर से क्यों आए हो। देखो 4 कैरेक्टर आए हैं, मैंने बोला है ना, तीसरा कैरेक्टर उसकी वाइफ, पहला ज्योतिषी, दूसरा गुरु नायक वो अजनबी व्यक्ति जो था, और तीसरी उसकी वाइफ। उसकी वाइफ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और वो उससे स्पष्टीकरण मांगती है कि भाई आधी रात को इतनी देर से तुम क्यों आया है। ही फ्लंज द कॉइन्स एट हर हैंड एंड सेड काउंट देम, ऐसे में इस पे वो क्या करता है, वो सारे सिक्के निकालकर उसको देता है और उसको कहता है इनको गिन लो। वन मैन गेव देम ऑल, एक ही आदमी ने ये सब दिए हैं। 12 and a half आना, वो कहती है 12.5 आने, उसने गिनकर कहा, शी सेड काउंटिंग, गिनकर उसने कहा कि 12.5 आने, 12 and a half आना मतलब 12.5 आने हैं। शी वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत खुश थी। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, अब वो कहती है कि कल मुझे गुड़ और नारियल मिल जाएगा, मतलब मैं कल गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ अब पैसे से। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज, बच्ची इतने दिनों से जो है कुछ मीठा मांग रही है। अब यहाँ पर हमने बच्ची क्यों बोला, यहाँ पर चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड के लिए हम बच्चा भी बोल सकते थे कि बच्चा गुड़ मांग रहा है, मतलब कुछ मीठा मांग रहा है, लेकिन नहीं, हमने यहाँ बच्ची वर्ड यूज़ किया है कि छोटी कई दिनों से जो है मिठाई मांग रही है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ड यूज़ किया गया है। देखिए, आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ मिठाई बना दूंगी, मतलब कुछ अच्छा बनाती हूँ मैं उसके लिए। तो यहाँ हर का यूज़ किया है, माँ ने अपनी बेटी के लिए हर यूज़ किया है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक बेटी के बारे में, बच्ची के बारे में बात हो रही है। दी स्वाइन हैज चीटेड मी, अब वो ज्योतिषी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, स्वाइन फ्लू एक बीमारी भी आई थी ना जो सुअर से फैली थी, तो ये कह रहा है ज्योतिषी, उस सुअर ने मुझे धोखा दिया है। चीटेड मीन्स धोखा दिया है। ही प्रॉमिस्ड मी ए रूपी, उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था, मतलब वो राजी हो गया था कि अगर मैंने सही बताया तो वो 1 रुपया देगा। शी लुक्ड अप एट हिम, उसने ऐसा ज्योतिषी ने कहा और उसने उसकी तरफ देखा। यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, अब वो कहती है कि तुम ना चिंतित लग रहे हो, हुआ क्या है। उसकी वाइफ कह रही है, ज्योतिषी की वाइफ, कि भाई व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, तुम इतने चिंतित और परेशान दिख रहे हो। पेज नंबर 6 एंड हो गया, पेज नंबर 7 पे चलते हैं। अब ज्योतिषी कहता है नथिंग, कुछ नहीं हुआ। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल, और रात डिनर होता है रात का खाना, और रात का खाने के बाद सिटिंग ऑन द प्योल, बिस्तर पर बैठे हुए उसने कहा, ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गोन फ्रॉम मी टुडे, आज मेरे सिर से कितना भारी बोझ उतर गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से मुझे लगता था कि एक आदमी के खून से मेरे हाथों को, मतलब वो कहता है कि इतने साल तक मुझे लगता था कि मेरे हाथ जो है एक आदमी के खून से रंगे हुए हैं। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। वो कहता है इसी कारण से मैं घर से भाग गया था, यहाँ आ गया, यहाँ बस गया और तुमसे शादी कर ली। वह आदमी जिंदा है, ही इज़ अलाइव मीन्स वह जिंदा है, जीवित है। शी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम, मतलब वो भयभीत हो गई, मतलब वो बेचारी अजीब सी स्थिति हो गई उसकी। वो कहती है अच्छा तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। यस इन अवर विलेज, हाँ हमारे गाँव में। व्हेन आई वॉज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक मूर्ख युवक था। सिली मतलब मूर्ख, बेवकूफ़, यंगस्टर मीन्स युवक। बोला जब मैं एक मूर्ख युवक था उस समय, जबकि ये बात है। वी ड्रैंक गैम्बल्ड एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, हमने शराब पी, जुआ खेला और एक भयानक लड़ाई हुई हम दोनों के बीच। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब उस सब के बारे में क्या सोचना।
टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया, ही सेड, उसने कहा। यानिंग होते जम्भाई लेना एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, जम्भाई लेते हुए और खुद को पलंग पर फैलाया। प्योल मीन्स पलंग, एक चारपाई होती है जो कि बुनी हुई होती है, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड मतलब डोरी धागों से, मतलब चारपाई होती है, खाट भी जिसे बोलते हैं, वो उस पर लेट गया जम्भाई लेते हुए। आपका चैप्टर आर के नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ जो है माई एस्ट्रोलॉजर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये कंप्लीट हो गया है। ये एस्ट्रोलॉजर है, ये गुरु नायक है, इन दोनों के बीच ही पूरे चैप्टर, इन दोनों के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर आधारित है। साथ के साथ ही मैंने इस पूरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी कोई वर्ड अगर आपको डिफिकल्ट लगे या उसका मीनिंग आपको पूछना हो या कोई पैराग्राफ आपको ईजिली अंडरस्टैंड ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई, मैं वहाँ पर उसका आंसर भी कर दूंगी और दोबारा से उस पैराग्राफ को भी आपको क्लैरिफाई करके रीअपलोड कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K Sai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।